गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में अपन देख रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में अपन ने कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में अपन ने बात कर ली थी। डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है, कब होता है, ठीक है, कब होता है, क्या होता है, इसकी सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं। सेंट्रल डोगमा अपन ने पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे व्हाट आर सिमिलरिटीज इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट रेप्लिकेशंस के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। इसमें से कुछ सिमिलरिटीज के बारे में अपन ने बात डिस्कस कर लिया था। कुछ सिमिलरिटीज जैसे एटी रिच सीक्वेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में दोनों में क्या होता है, एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस होता है। दोनों में ही क्या होता है, एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस। प्रोकैरियोटिक में जो बेस पेयर्स होते हैं वो 245 बेस पेयर का 80 रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में 100 बेस पेयर का 80 रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होता है। दोनों के अंदर ही 80 रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाद में अपन ने बात कर लिया था रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल फॉर्म, रेप्लिकेशन ओरिजिन। जो रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है वो बाई डायरेक्शनल फॉर्म में होता है, यानी दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में रेप्लिकेशन चलता है। इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। तीसरा अपन ने बात की थी रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी कि रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी अपन ने प्रूव किया था कि मेसलसन एंड स्टॉल ने क्या क्या बताया था, किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए होता है वो क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस करता है। ठीक है, उसके बाद में रेप्लिकेशन अकर इन 5 डायरेक्शन एंड टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे। इनके बारे में एक बार जनरल अपन बात कर ले कि रेप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये रेप्लिकेशन क्या है, फोर्क है, ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है। और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ से और इधर की तरफ, दोनों तरफ क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है, तो इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल फॉर्म। ठीक है, यहां पर होता है यूनिडायरेक्शनल फॉर्म। यूनिडायरेक्शनल फॉर्म, डीएनए की जो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यानी बात करें डीएनए जो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म, यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूनिडायरेक्शन रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रेप्लिकेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर उसका जो रेप्लिकेशन होता है उसका ओआरआई साइट उसका एक ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इज स्टार्ट इन ए सिंगल ओरिजिन साइट, सी साइट, एक्सटेंडिंग इन 2 डायरेक्शन इज प्रोसेस एज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशंस। यानी एक रेप्लिकेशन बबल्स के अंदर क्या होता है, 2 डायरेक्शन में क्या चलता है, एक्सटेंड होता है, और कहां से, सिंगल ओरिजिन साइट से। ठीक है, इसके बाद में अपन ने की थी कि रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, जिसके अपन ने मोड बात किया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी कि मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर देखोगे तो N15 डीएनए लिया था। N15 डीएनए का जो सीजियम क्लोराइड में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया था उसने CSCl सीजियम क्लोराइड में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो यहाँ पर दोनों ही के ही, यहाँ पर ओनली हैवी बैंड आएगा, N14 नहीं आएगा। यहाँ पर हैवी बैंड प्रेजेंट मिले जब उसको जनरेशन फर्स्ट में रेप्लिकेट करवाया, और क्या लिया था, N14 लिया था, और यहाँ पर N15 था, यहाँ पर N15 था, यहाँ पर N14 लिया, तो ये दोनों स्ट्रैंड पहले ओपन हुई, और ओपन होने के बाद में क्या किया, नया स्ट्रैंड बना, और नया स्ट्रैंड बनेगा तो दोनों के बीच में जो बैंड बनेगा वो कौन सा बैंड होगा, हाइब्रिड बैंड होगा।
फिर जनरेशन सेकेंड की बात करें तो इनको दोबारा क्या किया और ओपन दोबारा रेप्लिकेशन होने के लिए छोड़ दिया, वो ओनली किसके अंदर, N14 के अंदर। अब ये दोनों स्टैंड वापस से ओपन हुए और नया स्टैंड बना, और यहाँ पर जो बनेगा वो N14 का बनेगा और N14 N15 की, यानी लाइट हाइब्रिड बनेगा, यानी लाइट भी बनेगा और हाइब्रिड भी दिखेगा। तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वो पहले क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और फिर नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन करता है। तो हाफ डीएनए होता है वो पेरेंटल होता है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। ठीक है, सिमिलरिटीज की अपन बात करें तो सिमिलरिटीज में अपन ने फोर्थ सिमिलरिटीज अपन पढ़ रहे हैं। अब फोर्थ 3 सिमिलरिटीज अपन ने पढ़ ली थी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन अकर in 5' to 3' डायरेक्शन एंड इज टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन अकर इन 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में बनेगा। ये एक जैसे कह सकते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज की भी प्रॉपर्टीज होती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 5' से 3' पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, एंड इज टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस, और इस ये दोनों ही क्या होते हैं, जब प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों को क्या जरूरी होता है, टेम्पलेट जरूरी होता है, और ये क्या होता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर रेप्लिकेशन अकर इन 5' से 3' डायरेक्शन। यहाँ पर बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज दे रखा है, ये फर्स्ट स्टेज दे रखा है। इस फर्स्ट स्टेज में देखो यहाँ पर एक ये क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल्स है, अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा मॉलिक्यूल, ये बीटा मॉलिक्यूल्स, ये गामा मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये एक सिंगल क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, सिंगल क्या है, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर बात करें, न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी जो नया डीएनए होता है सिंथेसाइज होता है कहां से, डीएनटीपी। किससे सिंथेसाइज होता है, डीएनटीपी। डीएनटीपी का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, इसमें क्या होता है, डीएनटीपी क्या होती है, ये सभी क्या है, जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है उसको किसकी नीड होती है, डीएनटीपी की नीड होती है। यानी डीऑक्सीराइबोस, राइबोस कौन सी चाहिए उसको, डीऑक्सी, और न्यूक्लियोसाइड, यानी डीऑक्सीराइबोस चाहिए उसको और न्यूक्लियोसाइड, और प्लस में ट्राइफॉस्फेट यानी फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स की नीड होती है। ठीक है, यहां पर अपन ने बात की फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स की नीड हुई। ठीक है, अब जो रेप्लिकेशन होगा वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही होगा, और यहां पर देखोगे तो इसका 3' ये क्या है, फ्री रहता है। यहां पर 3' क्या है और ये इसका क्या होगा, 5' होगा। सेकंड में देखोगे तो ये वाला स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा कि पेरेंटल स्ट्रैंड, यानी ये कोई स्ट्रैंड है 5' से 3' या 3' से 5' मान लो, ये कोई स्ट्रैंड है 5' से 3' का कोई स्ट्रैंड है, और इस 3' से 5' पे यहाँ पर न्यूली स्ट्रैंड बन रहा है 3' to 5'। यहाँ पर क्या बन रहा है, नया स्ट्रैंड बन रहा है, सॉरी नया स्ट्रैंड 5' से 3' बनेगा। नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5' से 3' बनेगा।
ठीक है। यहां पर देखोगे तो ये वाला स्ट्रैंड है, ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और यहां पर ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। और न्यू स्ट्रैंड देख रहे हो तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेज में तुम्हें पता लग रहा है इन डीएनए रेप्लिकेशन इन डीएनए रेप्लिकेशन in DNA replication the 3' OH group of last nucleotide on the strand attack 5 phosphoric groups on the incoming DNTP। जो रेप्लिकेशन होता है, देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर इसका OH ग्रुप है, जो 3 प्राइम पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, वो यहां पर अटैक करता है। कौन सा अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और कौन से पे, अल्फा जो फॉस्फेट होता है, ये 3 फॉस्फेट थे, अल्फा बीटा गामा। जो अल्फा फॉस्फेट होता है वहां पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद में क्या होता है, जो 2 फॉस्फेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, यानी क्लीव्ड ऑफ हो जाते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं। और बाद में यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। और यहां पर दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बन जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। और फॉस्फेट आयन यहां से क्या हो जाते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं। यहां से ये प्रोसेस इस तरह से होगा, यानी रेप्लिकेशन जो पाया जाएगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अब देखो जैसे अपन रेप्लिकेशंस की बात करते हैं तो यहां पर अपन देखें, ठीक है। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो कि ये कोई क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर तुम्हें 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ये क्या है, एक टेम्पलेट है, ये क्या है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, ये क्या है, टेम्पलेट डीएनए। अब न्यू स्ट्रैंड डीएनए होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, नया डीएनए का क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। लेकिन तुम्हें पता होगा जब डीएनए पॉलीमराइजेशन नया स्ट्रैंड बनाता है तो वो उसको 3 प्राइम OH फ्री चाहिए, और 3 प्राइम OH फ्री देने के लिए अपने को एक प्राइमर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर अपन बात करें तो एक प्राइमर लेते हैं अपन, कौन सा प्राइमर, RNA प्राइमर लेते हैं। और RNA प्राइमर यहाँ पर क्या करता है, उसका RNA प्राइमर का 3 प्राइम OH ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। और ये OH क्या करता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये OH सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और फॉस्फेट को जोड़ेगा। फिर यहाँ पर नया स्ट्रैंड धीरे धीरे बनता जाएगा, यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनेगा और नए स्ट्रैंड के जो OH ग्रुप होंगे वो DNTP के क्या करेगा, अल्फा फॉस्फेट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद में यहाँ पर उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन के बाद में जो 2 फॉस्फेट है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में पाया जाता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और इसको किसकी नीड होती है, टेम्पलेट की नीड होती है। जब तक ये टेम्पलेट नहीं होगा, यानी टेम्पलेट का मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं ये किसकी तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। और जो न्यूली स्ट्रैंड होता है वो क्या होगा, थाइमिन की जगह क्या आएगा, एडेनिन, एडेनिन की जगह थाइमिन, थाइमिन की जगह थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, थाइमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन। इस तरह से ये न्यूली स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा। और ये पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होती है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो क्या करता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। तो अपने 4 पॉइंट क्या हो गए, क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करें तो डीएनए यहां पर देखोगे, यहां पर अपने बात कर ली थी 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन अकर
5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन एंड टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। और 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट्स को अभी अपन ने एक्सप्लेन किया था। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, इट्स नीड्स फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रैंड। यानी जो डीएनए का जो पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो इनिशिएट तब तक नहीं करता, तब तक न्यूली स्ट्रेंड डीएनए का फॉर्मेशन नहीं करता तब तक कि उसको 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं मिल जाए, ठीक है। और जैसे स्टार्टिंग में प्राइमर क्या कर देता है, 3 प्राइम उसको प्रोवाइड करवा देता है, बाद में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका 3 प्राइम क्या होता है, फ्री रहता है, और वहीं पर नए न्यूक्लियोटाइड क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूली स्ट्रेंड का क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स की बात कर ली थी अपन ने, 6 पॉइंट्स भी अपन ने को समझ लिया। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट है कि रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, डिसकंटिन्यूअस का मतलब डिसकंटिन्यूअस, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो आधा क्या होता है, कंटिन्यूअस, और आधा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। और इन्हीं के बेसिस पे इसको कहते हैं लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अपना 5th पॉइंट अपन पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखोगे ये वाला जो स्ट्रैंड है ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये देखोगे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंटल, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए या टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। और ये जो बन रहा है, ये जो कलर में शो हो रहा है, ये क्या बन रहा है, न्यूली स्ट्रैंड डीएनए। अब न्यूली स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर देखोगे 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पर देख रहे हो तो नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पर जो पॉलीमरेज होता है वो रेगुलर ही क्या कर रहा है, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कहीं पर भी बीच में वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। उस स्ट्रैंड को कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मेनली इसको किस नाम से जाना जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, दूसरे जो टेम्पलेट पे जो न्यूली स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इनको कहते हैं अपन लैगिंग स्ट्रैंड, और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं अपन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जब लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें पूरी मैकेनिज्म्स होती है जो डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से करता है। तो यहाँ पर बात समझ में आई कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में रेप्लिकेट करता है। तो ये क्या थे, 6 सिमिलरिटीज थी, 6-7 सिमिलरिटीज थी जो डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो दोनों में पाई जाती है। इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, एक लैगिंग। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। तो 2 स्ट्रैंड होती है तो इसलिए इसको कह देते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और उसके फ्रेगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहाँ पर पहले फ्रेगमेंट ये बनता है, फिर सेकंड में ये बना, थर्ड में ये बना, फोर्थ में ये बना, फिफ्थ में ये बना। रिसेंटली जो बनता है ये वाला स्ट्रैंड बनता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीएनए का स्ट्रैंड बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। यहाँ पर अपने सिमिलरिटीज कंप्लीट कर लिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। अब बात करते हैं अपन व्हाट आर डिफरेंस इन रेप्लिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट आर डिफरेंस इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पिछले यानी पहले अपन ने डिस्कस किया था कि डिफरेंस सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में। सबसे पहला पॉइंट देखोगे, इन प्रोकैरियोटिक डीएनए ऑलवेज accessible to replicate machinery, but in eukaryotic is not directly accessible, it is bound to nucleosome। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो हमेशा रेप्लिकेशन के लिए क्या रहता है,
तैयार रहता है उसको कभी भी क्या करवा सकते हैं अपन, रेप्लिकेट करवा सकते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है, जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो कभी भी जो एसेसिबल नहीं होता है, डायरेक्टली एसेसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये किसके साथ बाउंड होता है, न्यूक्लियोसोम, यानी इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन बाउंड होती है और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोसोम बनाती है। तो जब इसको रिक्वायरमेंट होती है तभी ये मशीनरी क्या होती है, स्टार्ट होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इन प्रोकैरियोट्स ऑफ्टन देयर इज सिंगल ओरिजिन फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट व्हाइल यूकैरियोट्स हैज मल्टीपल ओरिजिन फ्रॉम रेप्लिकेशन कैन बी इनिशिएटेड। ये अपन ने फर्स्ट जो सिमिलरिटीज बात की थी उसमें भी अपन ने बात किया था कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस होता है उसके अंदर सिंगल ओरिजिन होता है और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। तो यहां पर बात करें कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, सिंगल ओरिजिन, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, सिंगल ओरिजिन, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, मल्टीपल ओरिजिन। मल्टीपल ओरिजिन, मल्टीपल ओरिजिन की बात की थी, ये डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए, यहां पर एक ही ओआरआई साइट होगी, ये क्या होगा, सिंगल ओरिजिन। ये यूकैरियोटिक का डीएनए है, यहां पर ओआरआई साइट हो गई, यहां पर ओआरआई साइट होगी, ये क्या हो जाएगी, मल्टीपल साइट्स। अब यहां पर मेरे को ये बताओ कि इन दोनों डीएनए की बात कर रहे हैं अपन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीएनए में सिंगल ओरिजिन होता है, प्रोकैरियोटिक में मल्टीपल ओरिजिन होता है, यूकैरियोट्स में। अब रेप्लिकेशन कंप्लीट होने में ज्यादा ड्यूरेशन किस में लगेगा, कि प्रोकैरियोट्स को ज्यादा टाइम लगेगा रेप्लिकेट होने में या यूकैरियोट्स को ज्यादा टाइम लगेगा? इसका आंसर देना। इसका आंसर क्या होगा, जैसे अपन बात करें कि ई कोलाई ले लेते हैं, प्रोकैरियोटिक वो है, ठीक है, सेल है, और अपन ले लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, कोई यूकैरियोटिक सेल्स में ड्रोसोफिला का डीएनए ले लेते हैं, ड्रोसोफिला का डीएनए ले लेते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला का डीएनए ले लेते हैं। ई कोलाई जो रेप्लिकेट करता है उसमें टाइमिंग लगता है 32 मिनट। कितना टाइमिंग लगता है, 32 मिनट। लेकिन अपन बात करें ड्रोसोफिला का जो डीएनए रेप्लिकेट होता है उसमें 3 मिनट लगते हैं। उसमें कितने मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन होता है उसमें एक ही ओरिजिन होता है। जैसे ये क्या है, इतना बड़ा प्रोकैरियोटिक डीएनए, यहाँ पर एक ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन यहाँ पर भी रेप्लिकेशन करेगा, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन करेगा, तो इसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए में यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, दोनों आपस में स्पीडली क्या बनाते हैं, न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं। तो दो इसके अंदर डिफरेंस समझ में आए। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप एट वन स्पेसिफिक लोकस। जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो जब स्टॉप होता है तो एक स्पेसिफिक लोकस पे क्या होता है, स्टॉप होता है। वाइल इन केस यूकैरियोटिक एट स्टॉप एट दोज लोकस वेयर आर टू रेप्लिकेशन फॉर मीट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब रेप्लिकेशन स्टॉप होता है, जब स्टार्ट तो हो गया, सिंगल ओरिजिन होता है, मल्टीपल ओरिजिन की बात कर ली, जब स्टॉप होगा तो स्टॉप के लिए प्रोकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक लोकस होता है। और उस लोकस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में स्पेसिफिक लोकस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, टर एंड टस प्रोटीन। टर एंड टस प्रोटीन होती हैं। ये टर और टस प्रोटीन क्या करती हैं, रेप्लिकेशन को स्टॉप करती है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दूसरा यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं। मीट रेप्लिकेशन फॉर्क, मीट रेप्लिकेशन फॉर्क, दोनों के दोनों जो रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं। और मीट करने के बाद में क्या होता है, उसका रेप्लिकेशन का एंड होता है।
यानी स्टॉप होता है। यहाँ पर देखोगे स्पेसिफिक लोकस की बात करें तो टर और टस प्रोटीन होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स की बात करें तो रेप्लिकेशन फोर्क आपस में क्या हो जाते हैं, मीट हो जाते हैं और दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आर पॉसिबल ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन व्हाइल इन यूकैरियोटिक ओनली वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इज पॉसिबल पर सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या होगा कि मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आर पॉसिबल ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। जब प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवीजन होता है तो जो बहुत राउंड क्या कर लेती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स मल्टीपल कॉपी कर लेती है, और यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो ओनली एक ही क्या करती है, राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करती है, एक सेल डिवीजन में एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें लास्ट पॉइंट की कि फॉर लीनियर क्रोमोसोम विच आर मोस्ट common in eukaryotes a special problem arise during replication of and chromosomal end। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो लीनियर क्रोमोसोम है, लीनियर क्रोमोसोम किसका होता है, यूकैरियोट का। लीनियर क्रोमोसोम्स किसका होता है, यूकैरियोट्स का, और यूकैरियोट्स के अंदर मोस्ट कॉमन इन यूकैरियोट्स एंड स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, अराइज होती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एंड। यानी जहां पर क्रोमोसोमल एंड प्रेजेंट होते हैं वहां पर रेप्लिकेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, टीलोमियर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और उस रीजन पर क्या होता है, रेप्लिकेशन के लिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के कब होता है, उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो इसमें तीन चार टॉपिक्स हैं अपने इस यूनिट्स के अंदर। देखें तो कि एक तो दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का रेप्लिकेशन, एक प्रोटीन एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस, और थर्ड है उसकी मैकेनिक्स। तो अपन इसको एक एक को अलग से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अपन इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर रिक्वायरमेंट को एक साथ लेके पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म को भी दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक का इनिशिएशन फिर यूकैरियोटिक का इनिशिएशन। जैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस 3 फेजेस में चलता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इन प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन एंजाइम्स अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, इसको ये अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा रेप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इसको समझने से के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले बात करें टेम्पलेट की। टेम्पलेट क्या होता है, जिस डीएनए स्ट्रैंड का अपने को क्या बनाना है, कॉपी बनानी है, उसको क्या कहेंगे अपन, टेम्पलेट डीएनए। जो नया बनता है उसको न्यूली स्ट्रैंड डीएनए। तो टेम्पलेट क्या होगा, जैसे ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड का अपने को क्या बनाना है, न्यूल डीएनए बनाना है। तो ये दोनों किसकी तरह कार्य करेंगे, टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे। दोनों किसकी तरह कार्य करेंगे, टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करें सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, डीएनटीपी क्या होते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट होते हैं जो क्या बनाएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, रहते हैं ऐड करते रहते हैं। यानी जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, सबस्ट्रेट के द्वारा बनेगा। ये अभी अपन ने बात की थी, डीएनटीपी क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर ध्यान रखना कभी भी इसको ट्राइफॉस्फेट नहीं या न्यूक्लियोटाइड नहीं करना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में मैंने डिफरेंस बताया था। न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, फॉस्फेट, पेंटोसुगर और नाइट्रोजिनस बेस। 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजें की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं।
ठीक है, ये तीनों चीजें न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पर देखो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड आएगा, इसकी फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लियोसाइड, यानी डीऑक्सी राइबोस तो चाहिएगी। अब यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड चाहिएगा या न्यूक्लियोटाइड चाहिएगा, ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर अपन ट्राइफॉस्फेट लेते हैं तो फॉस्फेट ले रहे हैं तो फॉस्फेट की तो अपने को नीड ही नहीं है, तो फॉस्फेट की नीड नहीं है तो यहाँ पर अपन क्या ले सकते हैं, साइड ले सकते हैं, और साइड के साथ ट्राइफॉस्फेट लेंगे। ट्राइफॉस्फेट में दो फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे, किस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा OH, और एक फॉस्फेट को रख लेगा और वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर देगा और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर अपन क्या क्या लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, टेम्पलेट, सबस्ट्रेट और बात करें अपन चलो कोई नहीं, वैसे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें प्राइमर की भी अपन ने बात की थी कि डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है वो क्या बनाता है, न्यूली डीएनए बनाता है, और वो जब तक नहीं बनाता जब तक कि उसको क्या नहीं मिल जाए, 3' OH साइट नहीं मिल जाए। और 3' OH साइट जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, प्राइमर प्रोवाइड करवाता है। 3' OH साइट कौन प्रोवाइड करवाता है, प्राइमर प्रोवाइड करवाता है। और प्राइमर क्या हो सकता है, RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। DNA होगा वो सिंगल स्ट्रैंड DNA होगा, और RNA होगा वो तो वैसे ही सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर प्राइमर होता है कौन सा, RNA प्राइमर, ठीक है। DNA पॉलीमरेज की बात करें तो DNA पॉलीमरेज न्यूली स्ट्रैंड DNA बनाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर DNA पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप का होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो DNA पॉलीमरेज वो डिफरेंट टाइप का होता है। हेलिकेज एंजाइम्स क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम्स करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक करता है, या अनबाइंड डबल हेलिक्स या अनबाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हेलिकेज एंजाइम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में डिफरेंट टाइप के हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हेलिकेज लोडर की। हेलिकेज लोडर क्या होगा, वो चीज़ होगी या वो प्रोटीन्स या एंजाइम्स होंगे जो हेलिकेज को क्या करवाते हो, लोड करवाते हो। यानी किसी चीज़ को ले जाने के लिए किसी की सहारे की जरूरत होती है, उसी तरह से हेलिकेज एंजाइम को ले जाने के लिए हेलिकेज लोडर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर रही हो। विदाउट इनिशिएटर प्रोटीन रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं होता है। जहां पर जैसे ORI साइट होती है वहीं पर एक स्पेसिफिक टाइप की इनिशिएटर प्रोटीन ज्वाइंट होती है या बाइंड होती है। नेक्स्ट बात करें SSB एंड RPA प्रोटीन। SSB और RPA प्रोटीन्स ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन रेप्लिकेशन प्रोटीन A, ठीक है। ये भी क्या करती हैं, जब DNA के अंदर ORI साइट होती है, ORI साइट ओपन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो वो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में ज्वाइंट नहीं हो जाए उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, वहां पर बाइंड हो जाती है। और लाइगेज एंजाइम क्या होता है, जब DNA के अंदर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्राइमर और उसके बीच में नहीं बन पाता है, प्राइमर और न्यूली स्ट्रैंड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, और हर एक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक को क्या करेंगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लाइगेज को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। लाइगेज क्या करेगा, जैसे ये DNA का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर ये लेगिंग स्ट्रैंड बना, लेगिंग स्ट्रैंड पे मान लो यहाँ पर क्या बन रहा है, गैप बन रहा है, इस गैप को फिल कौन करेगा, या इसके बीच में दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, लाइगेज करता है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनिशिएटर प्रोटीन की। सबसे पहले किसकी प्रोटीन की बात करेंगे, इनिशिएटर प्रोटीन की। इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड असिस्ट इन लोडिंग ऑफ हेलिकेज। ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है किसको, रेप्लिकेशन ओरिजिन को, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन कहां पर होगा उसको क्या करती है,
रिकॉग्नाइज करती है एंड असिस्ट इन लोडिंग ऑफ हेलिकेज, और असिस्ट करता है किसकी लोडिंग करने के लिए, हेलिकेज की लोडिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इसका फंक्शन समझ में आया। इनिशिएटर प्रोटीन क्या होती है कि जब भी रेप्लिकेशन होगा तो उससे पहले ORI साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, वो कौन सी होती है, इनिशिएटर प्रोटीन। ठीक है, इन इकोलाई यानी प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो ORIC यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो रिकॉग्नाइज होता है किसके द्वारा, DNA प्रोटीन के द्वारा। तो DNA प्रोटीन होती है वो क्या होती है, इनिशिएटर प्रोटीन होती है इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स में ये क्या होती है, इनिशिएटर प्रोटीन होती है। जिस्ट की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बात करें, यूकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको क्या कहते हैं अपन, इसकी ORI साइट को इसको कहते हैं ORIC, यानी इसको ORI जो रेप्लिकेशन होती है उसको कहते हैं ORIC, और इसकी जो ORI साइट होती है यानी ओरिजिन होता है उसको कहते हैं ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ORI ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स यानी ORC1 के द्वारा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो प्रोटीन्स कौन सी होगी, इनिशिएटर प्रोटीन DNA और ORI16। ठीक है, यहां पर DNA और ORI16 क्या होती है, इनिशिएटर प्रोटीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर से पहले अपन बात करेंगे कि हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम्स क्या करते हैं, DNA के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, जैसे ये DNA का क्या है, दोनों स्ट्रैंड है, इस दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं अपन, इस तरह से एक प्रोटीन बाइंड हो जाती है और वो प्रोटीन कहलाती है SSB प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहलाती है, SSB प्रोटीन। ठीक है, जो DNA प्रोटीन होती है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ORI1C अपने पहले बात कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर अपन हेलिकेज एंजाइम्स की बात करें, हेलिकेज एंजाइम्स क्या करता है, DNA को डुप्लेक्स को अनवाइंड करता है। इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में देखें तो DNA-B हेलिकेज, ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। यह एक टाइप का क्या है, एंजाइम्स है जो क्या करता है, प्रोकैरियोट के अंदर DNA को अनबाइंड करता है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो MCM एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये अपन बात करेंगे कि किस तरह से MCM का फॉर्मेशन होता है। ये अपन को नाम याद रखना है कि ये एंजाइम्स प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर क्या करता है, अनबाइंड करता है, यानी हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। ये होती है, इसकी होती है 2 to 7 सब यूनिट। ये दोनों एंजाइम ही होते हैं 6 सब यूनिट के। कितने सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं, ये 6 सब यूनिट के। यानी बात करें तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सब यूनिट से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। 6 सब यूनिट को यहाँ पर इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना सकते हैं, ये 4 5 और 6 सब यूनिट से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखोगे 2 से और 7 के बीच में कितनी सब यूनिट प्रेजेंट होती है, 6 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। हेलिकेज एंजाइम की बात हो गई। अब हेलिकेज लोडर की बात करें कि इस एंजाइम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसको अनवाइंड करने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए स्पेसिफिक लोडर की जरूरत होती है, और वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है DNA-C और यूकैरियोट्स के अंदर होता है CDT1 एंड CDC6 दोनों होते हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर। जैसे DNA-C प्रोटीन क्या होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या करती है, हेलिकेज को लोड करवाती है, यानी ले जाने का कार्य करती है। और यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो CDT1 एंड CDC6 ये क्या करवाते हैं, हेलिकेज को लोड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्राइमेज एंजाइम्स। देखो प्राइमेज एंजाइम्स क्या होता है, जो DNA पॉलीमरेज जब न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है तो वो कहता है कि मुझे 3 प्राइम OH की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोवाइड करवाता है कौन, प्राइमर एंजाइम। प्रोकैरियोट्स में जो प्राइमर एंजाइम्स होता है वो DNA-G गायरेज होता है, सॉरी DNA-G प्राइमेज होता है, इसको DNA-G गायरेज भी कहते हैं या गायरेज भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो प्राइमेज एंजाइम्स होता है वो DNA पॉलीमरेज अल्फा
होता है। कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। यहां पर देखो पॉलीमरेज एंजाइम ही क्या करता है? प्राइमेज एक्टिविटी शो करता है। यहाँ पर स्पेसिफिक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट में जो प्राइमर खुद ही, जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो खुद ही क्या कर लेते हैं? प्राइमर के द्वारा क्या कर लेते हैं? खुद ही प्राइमर बना लेते हैं और प्राइमेज एक्टिविटी शो कर लेते हैं, जिसे अपन बात करें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो यहाँ पर अपन ने किस किस के बारे में देख लिया? इनिशिएटर प्रोटीन क्या होती है, हेलिकेज लोडर क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम्स क्या होते हैं, प्राइमेज एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। अब बात करें हेलिकेज एंड इट्स पोलैरिटी। जो हेलिकेज होती है वो किस तरह से पोलैरिटी शो करता है? हेलिकेज की पोलैरिटी देखें तो हेलिकेज की पोलैरिटी ये क्या है? डीएनए है। और इस डीएनए की बात करें तो यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम। अब यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, वो न्यू स्ट्रैंड बनेगा। देखो यहाँ पर 5 प्राइम है तो यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर स्ट्रैंड बनेगी लैगिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू स्ट्रैंड का क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पर इस स्ट्रैंड को कहते हैं अपन लीडिंग स्ट्रैंड, इसको कहेंगे अपन लीडिंग स्ट्रैंड, इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स। यहां पर देखो हेलिकेज की पोलैरिटी जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होती है। यहां पर देखोगे तो यहां पर प्रोकैरियोट्स की बात करें अपन, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सॉरी यूकैरियोट्स की बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो पोलैरिटी शो करता है वो कौन करता है? इन प्रोकैरियोट्स में 3 प्राइम टू 5 प्राइम हेलिकेज पोलैरिटी, हेलिकेज पोलैरिटी इन यूकैरियोट्स। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की जो हेलिकेज पोलैरिटी होती है वो किसके अंदर होती है? यूकैरियोट्स के अंदर होती है। और जब हेलिकेज फंक्शन करता है तो एटीपी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी को किस कन्वर्ट करके, सॉरी एटीपी को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? एडीपी प्लस पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक कर देता है। यानी हेलिकेज एक्टिविटी करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और यूकैरियोट्स के अंदर बात करें इसकी पोलैरिटी, यूकैरियोट्स के अंदर पोलैरिटी की बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम कैसे होती है यहां पर अपन देखें तो यहां पर देखोगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहां पर इस स्ट्रैंड पे यहां पर ये क्या बाइंड होता है? हेलिकेज बाइंड होता है। यहां पर क्या बाइंड होता है? हेलिकेज बाइंड होता है। और ये हेलिकेज देखो यहां पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या कर रहा है? पोलैरिटी शो कर रहा है। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर 3 प्राइम से 5 प्राइम हेलिकेज पोलैरिटी शो करता है। और इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा। जब प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स इसके अपोजिट हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट देखे तो यहां पर अपन ने लिया था 5 प्राइम, यहां पर लिया था 3 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम, यहां पर 5 प्राइम। यहां पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, यहां पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। वहां पर जो पॉलीमराइजेशन थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी थी। यहां पर जो हेलिकेज लोड होता है वो होता है 5 प्राइम पर। यहां पर ये क्या है? हेलिकेज की 6 सब यूनिट, यहां पर ये हेलिकेज। और हेलिकेज जो यूकैरियोट्स में होता है वो कौन सा होता है? MCM। ये क्या है? MCM। और प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज होता है वो कौन सा होता है? DNA-B। तो यहाँ पर जो ये हेलिकेज है ये MCM है और ये पोलैरिटी शो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखो यहाँ पर जो हेलिकेज बाइंड होता है वो कौन से स्ट्रैंड पे बाइंड होता है?
लैगिंग स्ट्रैंड पर। कौन से स्ट्रैंड पे बाइंड होता है? लैगिंग स्ट्रैंड पर। यहां पर जो इस वाले में देखोगे तो इस वाले में तुम देखोगे यहां पर देखोगे तो इस वाले में यहां पर देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी यहां पर लोड हो रहा है कौन सी स्ट्रैंड पर? लीडिंग स्ट्रैंड पर। इस कारण से 3 प्राइम से 5 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। यहां पर लोडिंग होता है लैगिंग स्ट्रैंड पर। इस कारण से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करता है? पोलैरिटी शो करता है। ठीक है। बाकी डीएनए उसके अंदर बात करें एसएसबी प्रोटीन की और आरपीए की। ठीक है। एसएसबी प्रोटीन और आरपीए की बात करें तो यहां पर ये देखोगे तुम यहां पर एसएसबी और आरपीए। एसएसबी और आरपीए की बात करें तो दोनों में जैसे एसएसबी और आरपीए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन होती है वो एसएसबी होती है। इसको फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यानी एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और एसएसबी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। जो प्रोकैरियोट्स में जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? एसएसबी होती है। और यूकैरियोट्स में जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो क्या सी होती है? आरपीए, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है। अब यहां पर ये दोनों क्या करती हैं? जैसे यहां पर अपन ने पहले भी बात किया था कि जब रेप्लिकेशन क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? इसको ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने के बाद में ये जो न्यूक्लियोटाइड है या ये जो नाइट्रोजन बेस है ये आपस में क्या ना हो जाए? आपस में वापस से ज्वाइन ना हो जाए। इस कारण से यहां पर क्या होती है? एक प्रोटीन बाइंड होती है, वो इनको क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। इस प्रोटीन को कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। और क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके देखो, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है। ये क्या करता है? इजीली बाइंड हो जाता है। सीक्वेंस इंडिपेंडेंट है, कोई भी इसका सीक्वेंस डिपेंडेंट नहीं है। जहां पर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन दिखेंगे वहीं पर ये क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विथ फॉस्फेट बैकबोन। जो फॉस्फेट बैकबोन होता है ये वाला, ये क्या होता है? फॉस्फेट बैकबोन। इसके साथ क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस प्रोड्यूस या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करता है फॉस्फेट बैकबोन के साथ। हाइड्रोफोबिक एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन विद बेस के साथ। और बेस के साथ जो ये क्या करता है? हाइड्रोफोबिक एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन शो करता है, जिसके कारण यहाँ पर हल्का सा भी अगर कोई जैसे यहाँ पर वो आए पॉलीमरेज एंजाइम आए तो ये इजीली क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। जब भी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है तो ये इजीली क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। बाकी डीएनए पॉलीमरेज ये अपन डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंट होते हैं।